तो आइए जानते हैं कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। साथ ही यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि श्वसन को हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न कहता है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को हम लोग साफ क्यों करते हैं। तो चलिए अब इस प्रश्न के उत्तर को समझने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि मैग्नीशियम एक सक्रिय धातु है और सक्रिय धातु होने के कारण मैग्नीशियम को जब हम खुले वायु में छोड़ देते हैं तो खुले वायु में ऑक्सीजन पाया जाता है। तो मैग्नीशियम जो है ना ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अपने ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बना लेती है और वह मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत मैग्नीशियम को अच्छी तरह से जलने नहीं देती है, यानी कि अच्छी तरह से उसको जलने नहीं देती है। इसलिए वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ़ किया जाता है ताकि जो वह मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत है ना वह साफ़ हो जाए। जब मैग्नीशियम अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगा तो मैग्नीशियम अच्छी तरह से जल पाएगा। तो किससे साफ़ करते हैं? तो रेगमाल से। तो रेगमाल एक ऐसी चीज़ होती है जिस पर रगड़ते हैं ना मैग्नीशियम रिबन को तो मैग्नीशियम रिबन साफ़ हो जाता है। जब साफ़ हो जाएगा मैग्नीशियम तो वह अच्छी तरह से जलेगा। इस कारण से वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ़ किया जाता है। तो समझ गए इसके बारे में। तो आइए अब हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दूसरा प्रश्न कहता है कि श्वसन को हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता क्या है। तो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें उत्पाद निर्माण के साथ साथ ऊष्मा के रूप में ऊर्जा भी निकले, तब ऐसे रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। इसका मतलब श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं तो इसका मतलब श्वसन में हमें ऊर्जा निकलना चाहिए, तब न कहेंगे उसको ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। क्योंकि ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया का मतलब ही होता है कि उसमें ऊष्मा के रूप में ऊर्जा निकले। तो आइए अब इस प्रश्न के उत्तर को समझने का प्रयास करते हैं। तो उत्तर देखिए, कहता है कि हमें जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। और जैसे कि चावल आलू में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। और जब यह कार्बोहाइड्रेट टूटता है तो हमें ग्लूकोज प्राप्त होता है और जब यही ग्लूकोज हमारे शरीर में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। और जब ऊर्जा प्राप्त होगा तो उसे क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसका मतलब श्वसन भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो यानी कि श्वसन को हम लोग क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि श्वसन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये लिख दीजिएगा इतना बात। देखिए यहाँ से यहाँ तक आप लिख दीजिएगा जब पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि श्वसन को हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो इतना बात लिख दीजिएगा। इसके बाद इक्वेशन लिख दीजिएगा, यानी कि ये समीकरण। यानी कि यहाँ देखिए ग्लूकोज है और ऑक्सीजन है और जल, यानी कि ग्लूकोज ऑक्सीजन और जल अभिक्रिया करके क्या निर्माण करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ देखिए जल और ऊर्जा। देखिए यहाँ पर ऊर्जा निर्माण कर रहा है। तो ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या हुआ? ऊर्जा निकलना चाहिए। देखिए यहाँ पर ऊर्जा निकल रहा है ना, इसलिए ना हम लोग कहते हैं कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो समझ गए इसके बारे में। तो आइए अब हम लोग कुछ समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हो कि किसी भी रासायनिक समीकरण को हमें संतुलित करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो रासायनिक समीकरण को हमें संतुलित करने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि हमें द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप चलना पड़ता है। तो क्या होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि आइए देखिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि जितना पदार्थ, यानी कि जितना ग्राम आप अभिक्रिया में ले रहे हैं पदार्थ, ठीक उतना ही पदार्थ का नया पदार्थ का निर्माण होगा। तो अभिक्रिया करने के बाद नया पदार्थ का निर्माण होता है ना। तो बोल रहा है कि जितना ग्राम आप अभिक्रिया में ले रहे हैं और अभिक्रिया कराने के बाद जो कुछ नया पदार्थ बनता है ठीक उतना ही ग्राम बनेगा, यानी कि जितना आप खाइएगा उतना ही नहीं निकालिएगा। ठीक है, उसी तरह इस साइड में यानी कि अभिकारक में जितना ग्राम लीजिएगा ठीक उसी तरह नया पदार्थ भी उतना ही बनेगा। यानी कि 5 ग्राम लेंगे तो नया पदार्थ भी 5 ग्राम बनेगा। तो समझ गए द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो आइए समीकरण को हम लोग संतुलित करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन 2 है और क्लोरीन भी 2 है। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन 1 है और क्लोरीन 1 है। तो किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का तरीका क्या है? तो संतुलित करने का तरीका यह है कि देखेंगे दोनों ओर के परमाणु संख्या समान होना चाहिए। यानी कि अभिकारक में भी परमाणु की संख्या और उत्पाद में भी परमाणु की संख्या है। यानी कि अभिकारक में जब परमाणु की संख्या उत्पाद के परमाणु की संख्या के बराबर हो जाए तो हम लोग समझ जाएंगे कि रासायनिक समीकरण अब संतुलित हो गया। तो संतुलित इसलिए किया जाता है ताकि हमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम संतुष्ट हो जाए। क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार जो है ना, जो जितना ग्राम इस साइड बनता है अभिकारक में जितना ग्राम ले रहे हैं ठीक उसी तरह नया पदार्थ भी बनेगा उतना ही ग्राम का। तो इसलिए समीकरण को संतुलित करते हैं। इसी कारण से हम लोग को किसी भी रासायनिक समीकरण को हमें संतुलित करने की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ देखिए 2 लगा देंगे। अब देखिए 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है, 2 गुना है हाइड्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन। इसके बाद देखिए क्लोरीन, यहाँ पर भी क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन 2 है, इसके बाद यहाँ पर भी क्लोरीन 2 हो गया, 2 क्लोरीन के साथ गुना है ना। तो अब यह समीकरण क्या हो गया? संतुलित हो गया, क्योंकि दोनों ओर के साइड के परमाणु संख्या समान हो गया। अब आइए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दूसरा प्रश्न देखिए एल्युमिनियम यहाँ पे 2 है और यहाँ पे देखिए एल्युमिनियम सिर्फ 1 ही है। तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, 2 है, 2 एल्युमिनियम हो गया। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 4 है
और यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन कितना है 12 है, क्योंकि ऑक्सीजन 4 यहाँ पे हो गया 3, तो 4 तिया 12 हो गया। इसके बाद देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे 4 ही है, तो इस साइड 12 है, तो इसका मतलब इस साइड भी 12 करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों वर्ग के परमाणु की संख्या जब तक बराबर नहीं होगा तब तक वह समीकरण संतुलित नहीं होगा। तो यहाँ पर 3 लगा देते हैं। ये देखिए 4 तिया 12 आप संतुलित हो गया। इसके बाद देखिए बेरियम यहाँ पर कितना है 3 बेरियम हो गया, और यहाँ पर भी 3 लगा देते हैं, तो 3 बेरियम हो गया, और 3 बेरियम यहाँ पे दोनों साइड मिल गया। इसके बाद देखिए क्लोरीन यहाँ कितना है 3 दूना 6, इस साइड भी कितना हो गया 3 दूना 6, यानी कि क्लोरीन भी दोनों साइड क्या है बराबर है। इसके बाद देखिए एल्युमिनियम तो दोनों साइड बराबर ही है, सल्फर तो दोनों साइड बराबर ही है। अब क्या हो गया, यह समीकरण संतुलित हो गया। क्यों संतुलित हो गया, क्योंकि दोनों वर्ग के परमाणु संख्या समान हो गया। आइए अब हम लोग तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो तीसरा प्रश्न में देखिए सोडियम 1 है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर देखिए तो हाइड्रोजन 2 है, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 है। यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन 1 है, और हाइड्रोजन यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन 1 यहाँ पे 2 यहाँ पे, तो 2 1 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 लगा देते हैं। 2 दूना 4 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे अब कितना हो गया 2 हाइड्रोजन, ये इनकी 2 हाइड्रोजन के साथ गुना है तो 2 हाइड्रोजन, और 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, इसी तरह 2 दूना 4 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या समान हो गया दोनों साइड। अब किसका रहना है, सोडियम का, तो सोडियम में यहाँ पे 2 लगा दिए, 2 सोडियम तो 2 सोडियम। इसके बाद 4 हाइड्रोजन तो 4 हाइड्रोजन। इसके बाद ऑक्सीजन 2 तो ऑक्सीजन भी 2। अब क्या हो गया, यह समीकरण संतुलित हो गया। संतुलित करना आवश्यक होता है, यदि संतुलित नहीं करेंगे तो एग्जाम में कम मार्क आने की संभावना बनी रहती है। इसलिए जब भी आप समीकरण लिखते हैं तो अक्सर आप संतुलित कर दिया कीजिए, और नहीं आता है तो वैसे छोड़ दीजिएगा। तो हो सकता है कोई टीचर अच्छा रहे तो वो आपका मार्क नहीं काटेगा, लेकिन हालांकि आप जब समीकरण लिखते हैं रासायनिक समीकरण तो उसको संतुलित करके ही लिखिएगा। जैसे कि यहाँ देखिए बेरियम और क्लोराइड है, बेरियम क्लोरीन, तो बेरियम यहाँ देखिए 1 है, यहाँ पे देखिए बेरियम 1 है, सोडियम यहाँ पे 2 है, और सोडियम यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 2 दे देंगे। सोडियम 2 हो गया, और क्लोरीन भी 2। इसके बाद बेरियम देखिए 1 है, और यहाँ पर भी बेरियम 1 है। इसके बाद सोडियम तो हो गया। सल्फर देखिए सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है, इसका मतलब ये क्या हो गया, संतुलित हो गया है। इसके बाद आइए 5वें प्रश्न की ओर। तो 5वां प्रश्न में देखिए सोडियम 1 है, सोडियम 1 है, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, एक हाइड्रोजन 2 हो गया, और यहाँ पर भी 2 है, और देखिए क्लोरीन 1 है तो क्लोरीन भी 1 है। इसका मतलब यह समीकरण संतुलित है। तो किसी भी रासायनिक समीकरण को हमें संतुलित करने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि बार बार पूछा जाता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, और किसी भी रासायनिक समीकरण को हमें संतुलित करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण उस समीकरण को कहते हैं जिसमें अभिकारक के परमाणु की संख्या यदि उत्पाद के परमाणु की संख्या के बराबर हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण। और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करना है, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए हमें किसी भी रासायनिक समीकरण को क्या करना पड़ता है, संतुलित करना पड़ता है। तो समझ गए। तो पहले क्वेश्चन में क्या